चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से आप ही के अपने YouTube चैनल सूरवीर क्लासेज पर स्वागत है। आज के दोस्तों इस लाइव सेशन के अंदर अपन रोहित सर की जो हिंदी ब्रह्मस्त्र की बुक आती है उसको कंप्लीट इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो एक बार इस लाइव सेशन को अपने दोस्तों को अपने ग्रुप के अंदर सभी को शेयर कर दो और जो हिंदी की ब्रह्मस्त्र बुक है उसको कंप्लीट एक वीडियो के माध्यम से देख लो। दोस्तों ये लाइव सेशन आपको रिवीजन के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि जब आप कोई भी काम कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो आप बस रीड लगाओ और शांति से बस इस क्लास को सुनते जाओ। जितने बार सुनोगे उतनी बार आपको याद होगी, क्योंकि कई बार कई चीज़ें ऐसी होती है जिनको अपने को सुनने से याद होती है, टेस्ट देने से याद होती है। अगर आपको हिंदी का टेस्ट चाहिए तो हमारे इन नंबरों पर मैसेज कर सकते हो, जहाँ पर आपको लाइव टेस्ट टॉपिक वाइज मिलेगा। 16 अगस्त से आपको हिंदी का टेस्ट करवाने जा रहे हैं, जिसके अंदर आपको रोज़ का एक टॉपिक का पूरा टेस्ट इस वीडियो के माध्यम से टेस्टों के माध्यम से मिलेगा, जिनकी PDF भी आपको मिल जाएगी। और साथ में दोस्तों 160 सोल्व पेपर है जो भी राजस्थान जीके के। ये ऑफ़र ओनली प्रथम 50 विद्यार्थियों के लिए है। ये ऑफ़र 149 में आता है, लेकिन आपको 70 रुपये के अंदर 160 सोल्व पेपर का टेस्ट दिया जाएगा, जिनकी डेली PDF भी आपको मिल जाएगी। तो अगर आपको ये ऑफ़र चाहिए तो इन नंबरों पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हो। चलिए अब आज की जो बुक है वो देख लेते हैं, और एक बार ये सेशन आप अपने सभी दोस्तों को शेयर भी करें। देखो दोस्तों, आज इस लाइव सेशन के अंदर ये मैराथन होने वाला है, जिसमें अपन सबसे पहले संज्ञा देखेंगे। सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, तत्सव, तद्भव, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांश के लिए शब्द व शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, काल, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, परिभाषिक शब्दावली, पत्र लेखन, ये सारे दोस्तों ये सभी टॉपिक इस सेशन के माध्यम से देखेंगे। एक बार मैं सभी का स्वागत करूंगा। कौन कौन लाइव सेशन में जुड़ रहे हैं? अभी तक कोई आया नहीं, जब भी आप आओ तो इसको देख लेना। और बाकी मैं इस सेशन के बीच के अंदर किसी के भी कमेंट नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि जब ये सेशन रिकॉर्ड होकर जाएगा तो फिर बच्चों को परेशानी होती है एक एक कमेंट जब मैं जवाब देता हूं। तो उसके अंदर पहला टॉपिक है संज्ञा। अब अपन संज्ञा को अच्छी तरह से इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। देखिए, वे शब्द जिनका रूप लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार बदल जाता है विकारी शब्द कहलाते हैं। संज्ञा सर्वनाम, विशेषण व क्रिया विकारी शब्द है। संज्ञा की परिभाषा: किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था, गुण या दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। साधारण शब्दों में नाम के ही संज्ञा कहते हैं, जैसे पुस्तक, प्रकृति, गौरव, दया, कृपया, मिठास, गरीबी। आगे आता है कि संज्ञा के प्रकार कितने हैं। संज्ञा के 3 प्रकार। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष अथवा स्थान विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष का बोध कराती है, सामान्य का नहीं। अर्थात ये किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक स्थान का बोध कराती है। व्यक्ति विशेष: नवीन, सुरेश, कविता, अभिषेक। वस्तु के अंदर कोई भी वस्तु हो, जैसे कि रामायण, उषा पंखा, रोटा मशीन, कामयानी। स्थान विशेष में रतनगढ़, गंगा, ताजमहल, हिमालय। दूसरा आता है जातिवाचक संज्ञा। इस संज्ञा में किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान की जाति या पूरे वर्ग समूह का बोध होता है। प्राणी के अंदर इस संज्ञा में किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान की जाति या पूरे वर्ग समूह का बोध होता है। प्राणी के अंदर अभी आपको बताया तो मैंने, प्राणी के अंदर मनुष्य, लड़की, घोड़ा, सेना, सभा कर सकता है। वस्तु के अंदर कोई भी पुस्तक हुई, पंखा हुआ, मशीन हुआ, साबुन हुआ, ये सभी। स्थान के अंदर पहाड़, नदी, भवन, शहर, विद्यालय, ये सभी स्थान में आते हैं। उसके बाद में है व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। व्यक्ति के अंदर जैसे नवीन और कविता है तो इनका जाति क्या है? मनुष्य है। रामायण, कामयानी क्या है? एक पुस्तक है, ये इनकी जातिवाचक है। इसी प्रकार से हिमालय और उषा पंखा है। आगे देखो दोस्तों, अब जातिवाचक जो संज्ञा थी उसके भी 2 उपभेद आते हैं। कौन से? एक आता है द्रव्यवाचक, दूसरा आता है समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा सोना, तेल, तेजाब, दूध, चांदी, घी है। वहीं पर समूहवाचक संज्ञा मंडल, कुंज, गुच्छा, गिरोही, परिवार, पुलिस दल, सेना, ये सभी। आगे है व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग किस प्रकार से करेंगे। देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग जब बहुवचन में हो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा ही जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। ठीक है, एक सेकेंड में इसको लगा लूँ।
अरे यार, ठीक है, ठीक ठीक। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग जब बहुवचन में होता है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा ही जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे कि हरीश चंद्रों की सत्यता से ही भारत का सम्मान बचा हुआ है। दूसरा उदाहरण है, हमारे देश में रावणों की कमी नहीं है। देश को हरीश चंद्रों की आवश्यकता है। जयचंद्रों के कारण देश गुलाम था। हमारे देश सीता सावित्रियों का देश है। इस प्रकार से रहेगा। अब दोस्तों मैं पूरे आपको एक एक तो उदाहरण पढ़ नहीं पाऊंगा, इसके लिए मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। जो अपने टेस्ट सीरीज है उसी ग्रुप के अंदर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, उसकी टेंशन आप मत लो। दूसरा है, कभी कभी कुछ व्यक्तियों में कोई विशेष गुण अवगुण होता है जिसके कारण उनका नाम उसी विशेष गुण या अवगुण का प्रतिनिधित्व करने लग जाता है, इसलिए वह नाम व्यक्ति विशेष होते हुए भी जातिवाचक बन जाता है। जैसे कि तुम कलयुग के भीम हो, तुम तो कुंभकर्ण बन गए। यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है। गांधी जी अपने समय के कर्शन थे। सुमन तो लता मंगेशकर जैसी है। इस प्रकार से ये रहेगा। अब तीसरा प्रकार है भाववाचक संज्ञा। इस संज्ञा में प्राणियों या वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव आदि का बोध होता है। प्राय गुण, दोष, अवस्था, व्यापार, अमूर्त भाव तथा क्रिया के मूल रूप भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। एक है जातिवाचक आगे है भाववाचक संज्ञा की रचना मुख्य 5 प्रकार के शब्दों से होती है। पहला आता है जातिवाचक संज्ञा से, दूसरा है सर्वनाम से, तीसरा है विशेषण से, चौथा है क्रिया से और पांचवा है अव्यय से। पहला देखो, जातिवाचक से भाववाचक किस प्रकार से बनता है। जैसे शिशु और शैशव शिशुता, नौकर नौकरी, दास दासत्व, बहन बहनापा, पंडित पंडिताई, विद्वान विद्वता, मानव मानवता, पुरुष पुरुषत्व, प्रभु प्रभुता, सती सतीत्व, पशु पशुता या पशुत्व। ठीक है। इस प्रकार से पूरे उदाहरण है जो आपको इस पीडीएफ जब मिलेगी तब आप देख लेना इसको। फिर आता है सर्वनाम से भाववाचक। आप आपा, अपना अपनतव, सर्व सर्वस्य, सव सव तव, निज निजितव, प्राया प्रायापन, मम ममता, अहम अहंकार। फिर तीसरा है विशेषण से भाववाचक संज्ञा। अब विशेषण से भाववाचक संज्ञा किस प्रकार से बनती है। गर्म से गर्मी बन गई, उदार से उदारता बन गई, सर्द से सर्दी बन गई, वीर से वीरता बन गई, कठोर से कठोरता बन गई, सरल से सरलता बन गई, मिठा से मिठास बन गई, मधुर से मधुर्य बन गई, चतुर से चतुराई बन गई, स्वस्थ से स्वास्थ्य बन गया, साफ से सफाई बन गई, खट्टा से खट्टापन, अच्छा से अच्छाई, पीला से पीलापन और बुरा से बुराई बन गई। वहीं पर है लाल से लाली, खट्टा से खटास, सूर से सूरता या सोरी। उसके बाद में है मूर्ख से मूर्खता, भय से भयानक, विधि से वैधव, चालाक से चालाकी, शिष्ट से शिष्टता, ऊंचा से ऊंचाइया, नम्र से नाता, मोटा से मोटापा, लोभ से लोभी, आलसी से आलस्य, सहायक से सहायता, प्यासा से प्यास, निपुण से निपुणता, बहुत से बहुतायता, न्यून से न्यूनता, आवश्यक से आवश्यकता, हरा से हरियाली, भूखा से भूख, पतित से पतन, सुंदर से सुंदरता या पेट सौंदर्य। इस प्रकार से रहेगा। आगे चौथा प्रकार का है क्रिया से भाववाचक। जैसे क्रिया है घबराना तो भाववाचक बनेगा घबराहट, खाना से खान, छटना से छटाई, गिरना से गिरावट, बहना से भाव, चलना से चाल, मारना से मार, कामना से कमाई, दौड़ना से दौड़, बैठना से बैठक, लूटना से लूट, पहचानना से पहचान, जीतना से जीत, सजना से सजावट, खेलना से खेल, लिखना से लिखाई या लिखावट, जीना से जीवन और जमना से जमाव, चुनना से चुनाव। इस प्रकार से ये उदाहरण और भी है जो आप देख लेना। अव्यय से भाववाचक संज्ञा। अव्यय है भीतर, भाववाचक निकलेगा भीतरी, परस्पर का पारस्परिक, व्यवहार से व्यवहारिक, निकट से निकट या निकटता, शाबाश से शाबाशी, वाह से वाहवाही, दूर से दूरी, ऊपर से ऊपरी, दिक से दिखार, शीघ्र से शीघ्रता, नीचे से नीचाई, समीप से समीपता। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है वो देखो।
भाववाचक संज्ञा जब बहुवचन से प्रयुक्त होती है तब वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे लड़ाई भाववाचक है, लड़ाई या जातिवाचक बन गई। संज्ञा को दोस्तों महानाम के नाम से भी जाना जाता है। आगे है व्यक्तिवाचक संज्ञा का। जातिवाचक संज्ञा में जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग संभव है। संज्ञा में लिंग वचन कारक के कारण रूपांतरण हो जाता है, अर्थात लिंग वचन और कारक संज्ञा के विकारक है। जिन शब्दों के अंत में ई, आ, आई, तव, ता, पन, पा, हट, वट, इमा, आस इत्यादि शब्दांश हो वे पद भाववाचक संज्ञाएं होती है। संबंधियों, व्यवसायों, पदों और कार्यों के नाम जैसे बहन, मंत्री, जुलाहा, प्रोफेसर, ढंग, पशु पक्षियों के नाम घोड़ा, गाय, कौवा, तोता, मैना, प्राकृतिक तत्वों के नाम तूफान, वर्षा, बिजली, भूकंप, ज्वालामुखी जातिवाचक संज्ञा है। दया, कर्षण, मोह, क्षमा, प्रेम, सुख, दुख, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, प्यार, रोग, शोक, जन्म, मृत्यु, सब सत्य इत्यादि मूल या औद्योगिक भाववाचक संज्ञा है। तो इस प्रकार से दोस्तों अपनी संज्ञा कंप्लीट होती है और अब अपन सर्वनाम की ओर चल रहे हैं। उससे पहले देखो दोस्तों अपनी ये टेस्ट सीरीज चल रही है जिसके अंदर राजस्थान जीके के 160 सोल्व पेपर है। 2015 से 2025 तक जितने पेपर बन चुके हैं वो सारे पेपर जिनकी आपको PDF फ्री मिल जाएगी और रोज़ रात 8 बजे आपको टेस्ट मिलेगा। दोस्तों ये अपने 21 अगस्त से चालू होने वाली है। 21 अगस्त से ये चालू हो जाएगी। दोस्तों जो 50 विद्यार्थी रहेंगे उनके लिए मात्र 70 रुपये के अंदर है, बाकी इसकी प्राइस फिर 199 बन जाएगी। तो आप इन नंबरों पर कॉल या मैसेज करके अभी रजिस्ट्रेशन करवा लो। 21 अगस्त से ये चालू हो जाएगी। अब दोस्तों अपन सर्वनाम की ओर चलते हैं। देखो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम है। सर्वनाम उस विकारी शब्द का कहते हैं जो पूर्व पर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है। सर्वनाम संज्ञाओं के बदले आने वाले शब्द सर्वनाम है। भाषा में सुंदरता, संक्षिप्तता व पूर्णोक्ति दोष के बचने के लिए सर्वनाम का प्रयोग होता है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। अब हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। 11 कौन कौन से हैं? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। देखो प्रयोग के अनुसार सर्वनामों के भेद 6 है। अब 6 भेद कौन से हैं वो देखिए। पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयात्मक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से हैं? स्त्री या पुरुष के नाम के स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। 3 भेद कौन से? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब अपन उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम की ओर देखते हैं कि ये क्या सीन है। वक्ता जो होता है बोलने वाला या लेखन जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने नाम के स्थान पर करता है वे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, मेरा, मुझे, मुझको, मुझसे, मेरा, द्वारा, मेरे लिए, मेरा, मेरी, मुझ पर एक वचन है। हम, हमको, अपना, हमारा, हमको, हमारी, ये सब बहुवचन है। उदाहरण देखिए कि मैं खेलता हूँ और हमें सत्य बोलना चाहिए। ठीक है। आगे है दूसरा प्रकार मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यमवाचक पुरुष सर्वनाम क्या है? सुनने वाला या पाठक के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम को मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि तू, तेरा, तुझे, तुझको, तुझको, तुझसे, तुझको, यह सब एक वचन है। तुम, तुम्हारा, तुमको, तुमसे, तुमने बहुवचन है। आप एक वचन है। आप सब, आप लोग, ये सब बहुवचन है। उदाहरण देखो, तुम्हारा शहर आबाद है ईश्वर तू दया कर। नोट देखो, आप सर्वनाम का प्रयोग आदर सम्मान के लिए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में किया जाता है। जैसे कि आप गांव से कब आए, आप आगे आ जाए, आप बीमार हो गए, आपको भी सूचित कर दे। ऐसे समय में आप साथ नहीं दोगे तो और कौन देगा? आपको यही उचित लगता है तो ठीक है, यह बात आप ही यह दिखा दीजिए। इस विषय में आपकी क्या राय है? आप यहाँ बैठिए, आपने तो कमाल कर दिया। इस प्रकार से ये इनके उदाहरण बन जाते हैं। फिर आता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इस सर्वनाम का प्रथम पुरुष भी कहते हैं। इसमें यह,
वे, ये, वह, वे, उसे, इन्हें, उन्हें आदि सर्वनामों आते हैं। उदाहरण के लिए, यह खेल रहा है, यह पढ़ रहे हैं, उन्हें कह देना। यह, ये, वह, वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम भी कहलाते हैं और निश्चयवाचक सर्वनाम भी कहलाते हैं। जब ये व्यक्ति के बारे में आते हैं तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, यह खेल रहा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, यह रख देगा यह निश्चयवाचक सर्वनाम है, यह मेरा फ़ोन है, यह मेरा खेत है, यह आवश्यक कार्य को जयपुर गया है। जब किसी व्यक्ति का परिचय दिया जाए वहाँ आप सर्वनाम शब्द का प्रयोग अन्य पुरुषवाचक का उदाहरण माना जाएगा। जैसे नेहरू जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपने जेल में रहते हुए भी डिक्शनरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। भगत सिंह सच्चे स्वतंत्रता सेनानी थे। आपका जन्म 28 सितंबर 1907 में हुआ। अर्जुन लाल सेठी महान देशभक्त थे। आपने देश के लिए उच्च पद का भी त्याग कर दिया था। आगे दूसरा है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न करने के लिए इन सर्वनामों का प्रयोग होता है। जैसे कौन, कैसे, कब, किसने, क्या, किसकी, कहाँ, कितनी, कितने, कितना, कैसे। उदाहरण, किन किन का नाम सूची में है, कौन आता है, तुम क्या खा रहे हो। नोट, कौन का प्रयोग चेतन जीवों के लिए व क्या का प्रयोग जड़ पदार्थों के लिए किया जाता है। वहीं पर तीसरा आता है अपने अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई, कुछ, किन्हीं अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। उदाहरण, शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, घंटी बजी है, कोई आया है, यह कुछ खा रहा है, कोई कुछ भी कहे, हमें क्या, मुझे ऐसा लगता है जैसे झाड़ियों में कोई खड़ा है। आगे है निश्चयवाचक सर्वनाम चौथे नंबर का। जिस सर्वनाम से वक्ता के पास अथवा दूर की किसी वस्तु का बोध होता है हो अथवा किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे यह, वह। उदाहरण, यह विलायती चूहा है, यह मेरी प्रिय पुस्तक है, इस पुस्तक को देखा, यह कितनी उपयोगी है, सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है। वहीं पर पांचवा आता है अपने संबंधवाचक सर्वनाम। वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित होता है। दो उपवाक्यों, दो संज्ञाओं में संबंध दिखाई देने वाले सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जितना, उतना, जैसे, वैसा, जैसी, वैसी, जो, सो, जिसको, उसको, जिसे, वही, तेते, जेती। उदाहरण के लिए देखो, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, तेते पाव पसारियो जेती लंबी सोर, जैसा करोगे वैसा भरेगा, जिसकी लाठी उसकी बेस, जिसे भी देखता हूँ वही व्यस्त है, जैसी करनी वैसी बढ़नी, जो करोगे करेगा सो भरेगा। आगे है निश्चयवाचक सर्वनाम छठे नंबर का। यह सर्वनाम स्वयं के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे आप, स्वतः, अपने आप, निज। उदाहरण के लिए, आप भले तो जग भला, वह अपने को सुधार रहा है, वह स्वतः संभल गया, मैं अपना काम स्वयं करूँगा, मैं आप ही चला जाऊँगा, अंकित अपना खाना खुद बना लेता है। इस प्रकार से ये उदाहरण रहेंगे। अब दोस्तों अपने क्रिया आती है। तीसरे नंबर का टॉपिक है अपने क्रिया। तो क्रिया का देखने से पहले 1 मिनट का अपन ब्रेक लेंगे, जिसके अंदर आप सभी को अपने दोस्तों को शेयर करना है। मैं कमेंट भी देख लेता हूँ सभी के। डेजर्ट बॉय, सुरेश, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए अब अपन क्रिया को देखते हैं। उससे पहले दोस्तों अपनी ये टेस्ट सीरीज मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। मात्र 70 रुपये के अंदर दोस्तों आपको 160 RSM SSB के पुराने पेपरों का टेस्ट मिलेगा। उनकी अगर आप टेस्ट नहीं दे पाते हो किसी वन से तो आपको उनकी PDF पे मिल जाएगी। दोस्तों ये 50 विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ा ऑफर है।
जो कि 50 विद्यार्थियों को 70 रुपये के अंदर मिलेगा। बाद में इसकी प्राइस 199 कर दी जाएगी। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप इसको रजिस्ट्रेशन करवा लो। ये 16 अगस्त के बाद स्टार्ट हो जाएगा, जिसके अंदर आपको रोज़ का एक टेस्ट दिया जाएगा। अगर आप हिंदी की भी टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो मात्र 70 रुपये के अंदर आपको हिंदी की टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको मैं एक दिन पहले कोई भी टॉपिक बता दूंगा कि आज संधि याद करना है, आपको संधि को अच्छी तरह से पढ़ना है और रात को 8 बजे से आपको संधि का टेस्ट लग जाएगा। तो इन नंबरों पर आप कॉल या मैसेज करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। चलिए अब क्रिया की ओर चलते हैं। क्रिया का अर्थ होता है करना, ठीक है। जिस शब्द से क्रिया कार्य करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के बिना कोई वाक्य पूर्ण नहीं होता है। किसी वाक्य में कर्ता, कर्म तथा काल की जानकारी भी क्रियापद में माध्यम से होती है। संस्कृत में क्रिया रूप को धातु कहते हैं, हिंदी में उन्हीं के साथ ना लग जाता है, ठीक है। जैसे कि लिख से लिखना, हंस से हंसना, धातु में विकार होने से क्रिया निर्मित होती है। अब क्रिया के भेद कितनी होती है? क्रिया क्रम के आधार पर 2 प्रकार की होती है। एक होता है सकर्मक क्रिया, दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। सकर्मक के भी 2 प्रकार, एक कर्मक, द्विकर्मक। वहीं पर संरचना के आधार पर 5 प्रकार की होती है। संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थ क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया और कृदंत क्रिया। काल के आधार पर क्रिया 3 प्रकार की, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के आधार पर। अब अपन पहले की बात करेंगे क्रम के आधार पर क्रिया के भेद। अपन ने 2 पढ़े थे, सकर्मक और अकर्मक। अब सकर्मक की बात करते हैं। तो सकर्मक क्रिया वो होती है जिस क्रिया का व्यापार कर्म को प्रभावित करता है, अर्थात जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े, वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। 7 कर्मक कर्म। उदाहरण देख लो। लड़का चित्र बना रहा था, मनीषा बाजा बजा रही है, नीलम दूध पी रही है, नीतू खाना खा रही है, सतीश ने केले खरीदे हैं, गगन आम खाता है, उसने आम खाया, राम पुस्तक पढ़ता है, टैगोर ने गीतांजलि लिखी है। इस प्रकार से इसके ये उदाहरण है जो आपको PDF में मिल जाएंगे। सकर्मक क्रिया के 2 भेद है। एक कर्मक क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त होता हो। उदाहरण, माँ अखबार पढ़ रही है, सीता भोजन बना रही है, बंदर केला खाता है, चंदन से ने सब्जी खरीदी, डाकिया चिट्ठी लिखता है। ये होगी एक कर्मक। वहीं पर अपन द्विकर्मक की बात करते हैं तो क्रिया के साथ 2 कर्म प्रयुक्त होते हैं। उसे इसमें प्रथम कर्म प्राणीवाचक गौण हो व द्वितीय कर्म अप्रमाणीवाचक मुख्य हो। उदाहरण के लिए, अध्यापक छात्रों को गणित सिखा रहे हैं, संगीत ने राधा को पुस्तक दी, अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया, रमेश ने रमेश को केला खिलाया, लड़के ने अपने साथी को पुस्तक दी। मैं लड़की को वेद पढ़ाता हूँ। सकर्मक क्रिया की पहचान किस प्रकार से करें? अब ये देखो, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको जोड़कर प्रश्न करना चाहिए। यदि प्रश्नों का उत्तर मिल रहा है तो क्रिया सकर्मक होगी। जैसे कि मनीषा ने कार खरीदी। अब इसके अंदर है क्या खरीदी? कार। यह है एक कर्मक। माँ बच्चे को सुलाती है। किसे सुलाती है? बच्चे को। यह क्या है? एक कर्मक। आगे देखो, रेखा ने राधा को पुस्तक दी। क्या दी? पुस्तक। किसे दी? राधा को। यह क्या आ गई? द्विकर्मक। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। क्या उड़ते हैं? इसका कोई उत्तर नहीं मिला, इसलिए यह अकर्मक क्रिया है। समझे? जिन चीज़ों के अंदर प्रश्न मिले वो आएगी सकर्मक, जिनमें प्रश्न नहीं मिलते हैं वहाँ पर आएगी अकर्मक। इसी प्रकार से है अकर्मक क्रिया, जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे पक्षी उड़ रहे हैं। क्या उड़ रहे हैं? यहाँ उत्तर नहीं मिला तो यह अकर्मक क्रिया है, लेकिन इसके साथ साथ यह क्रिया का प्रभाव कर्म पर न पड़कर सीधा कर्ता पर पड़ रहा है। अकर्मक क्रिया के उदाहरण देखो, पक्षी उड़ रहे हैं, सांप रेंगता है, रमेश देर तक सोता है, गीता हंसती है। और उदाहरण देख लीजिए, मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है, लड़का सोता है, मोहन रोता है, वे रात भर जगते हैं, बादल गरज रहे हैं, रमेश रोज पढ़ने जाता है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, पेड़ से पत्ता गिरता है, मोर नाचता है। इस प्रकार से दोस्तों इसके उदाहरण है। दूसरा आता है संरचना के आधार पर क्रिया के भेद।
तो पहला है संयुक्त क्रिया। इसमें दो या दो से अधिक भिन्न अर्थ रखने वाले क्रियाओं का मेल होता है। इसमें पहली क्रिया मुख्य व दूसरी क्रिया गौण होती है। जैसे अतिथि आ गए, ये तो है मुख्य क्रिया, और स्वागत करो यह है सहायक क्रिया। संयुक्त क्रिया के कुछ उदाहरण देखिए। तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, वह अपना काम कर चुका है, वह घर पहुंच गया, वह सारा खाना खा गया, लुटेरों ने पूरे क्षेत्र को लूट लिया, रेखा पढ़ चुकी है, राकेश ने खाना बना लिया। उसके बाद में आगे है नाम धातु क्रिया। ये क्या है? वे क्रियापद जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनते हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। हाथ तो क्या है? संज्ञा, और हथियाना क्या है? क्रिया। सूखा विशेषण है, सुखाना क्रिया है। अपना सर्वनाम है, अपनाना क्रिया है। ऐसे ही रंगना, लजाना, अपनाना, गरमाना, चमकाना, गुदगुदाना नाम धातु है। तीसरा आता है अपने प्रेरणार्थ क्रिया। प्रेरणार्थ क्रिया जब कर्ता स्वयं कार्य का संपादन न कर किसी दूसरे को करने के लिए प्रेरित करे उसे प्रेरणार्थ क्रिया कहते हैं। उदाहरण, सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया, राम श्याम से पत्थर लिखवाता है, रेखा सुचित्रा से पत्थर पढ़वाती है, पुलिस ने चोर पकड़वाया, वह नौकर से कपड़े धुलवाता है, श्याम ने राम को जगवाया। नोट, सभी प्रेरणार्थ क्रियाएं सकर्मक होती है। अब चौथा प्रकार है पूर्णकालिक क्रिया। जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हो तथा उनसे एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। देखो, पूर्वकालिक क्रिया पर लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। संयुक्त क्रिया के उदाहरण, अंकित खेलकर फटने बैठेगा, रेखा खाना खाकर जयपुर जाएगी, वह फटकर सो गया, मदन खाना खाकर गया, मोहन नहाकर पूजा करने लगा, भीम दुर्योधन की छाती पर चढ़ बैठा, वह चाय पीकर घूमने जाता है, मैं नहा धोकर नाश्ता करूंगा। आगे है पूर्णकालिक क्रिया का एक रूप तत्कालीन क्रिया भी है। इसमें वह क्रिया के समाप्त होने की तत्कालीन दूसरी क्रिया गठित होती है। इसका निर्माण धातु प्लस ते से होता है। उदाहरण, पुलिस के आते ही चोर भाग गया। अब है कृदंत क्रिया। क्रिया शब्दों के अंत में प्रत्यय योग से बनी क्रिया कृदंत क्रिया कहलाती है। क्रिया कृदंत क्रिया, चल चलना, चलता चलकर, लिख लिखना, लिखता लिखकर। क्रिया के कुछ अन्य प्रकार भी देख लो। सामान्य क्रिया, किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग, रवि जाता है, ज्योति आई। सजातीय क्रिया, वे क्रिया जहाँ कर्म व क्रिया दोनों एक ही धातु से बनकर प्रयुक्त होती है। भारत ने लड़ाई लड़ी, ऋतिका अनेक बोलियां बोलता है, और श्याम अच्छी चाल चलता है। आगे है काल के आधार पर क्रिया के भेद। पहला है भूतकाल, वह गांव चला गया। वर्तमान काल, ताराचंद पुस्तक पढ़ रहा है। भविष्य काल, मैं पुस्तक लिखूंगा। आगे है महत्वपूर्ण बिंदु देख लो। व्युत्पत्ति अथवा शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु दो प्रकार की होती है, मूल धातु और यौगिक धातु। मूल धातु क्या होती है? यदि किसी दूसरे पर आश्रित नहीं होती अर्थात स्वतंत्र होती है, जैसे खा पी, देख कर, बैठ चल। यौगिक धातु ये किसी प्रत्यय के योग से बनती है, खिला, पढ़ा इत्यादि। अब आगे है लिंग, वचन, काल, पुरुष क्रिया के विकारक है। हंसना, रोना, चलना, उठना, डूबा, बहा, बेटा, सोना, नाचना, ये सब आदि अकर्मक क्रियाएं हैं। अब दोस्तों अपने विशेषण चालू होगा। इतने ही टॉपिक दे रखे हैं इस ब्रह्मास्त्र के अंदर। उससे पहले दोस्तों देखो, ये अपनी एक टेस्ट सीरीज है जिसके अंदर आपको राजस्थान के 160 सोल्व पेपर मिल जाएंगे आरएसएम एसएसबी के। दोस्तों जो 50 विद्यार्थी रहेंगे शुरू के, उनके लिए ये ऑफर मात्र 70 रुपये के अंदर है। बाकी इसकी रेट 199 हो जाएगी। रोज़ 8 बजे दोस्तों आपको ये टेस्ट सीरीज मिलेगी जिसके अंदर आपको राजस्थान जीके के 1 या 2 पेपर सोल्व करवाएंगे। और किसी कारणवश दोस्तों अगर आप वो टेस्ट ज्वाइन नहीं कर पाते हो तो आपको उनकी टेस्ट सीरीज भी PDF भी मिल जाएगी। और साथ में अगर आपको हिंदी की भी टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप इन नंबरों पर कॉल या मैसेज कर कर वो टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो, जिनके अंदर आपको टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। और आपको एक दिन पहले टॉपिक बता दिया जाएगा। उस टॉपिक को अच्छी तरह से आपको पढ़ लेना है और रात को अगर उसका टेस्ट दे लेना है। अंतिम दिनों के अंदर दोस्तों आपकी यही तैयारी रहेगी। अब चलिए विशेषण को पढ़ते हैं। देखिए,
विशेषण। एक सेकेंड। जो विकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति, मृदता, संयमता होती है उसे विशेषण कहते हैं। विशेष से जिस संज्ञा या सर्वनाम पद की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे कि अंजना सुंदर है, सेब मीठा है, तो अंजना के अंदर विशेष्य तो अंजना है और विशेषण है सुंदर। सेब विशेष्य है और मीठा क्या है, इसकी विशेषता विशेषण है। आगे है परिवेशन। परिवेशन ये शब्द विशेषण की विशेषता बतलाते हैं। ये विशेषण को और स्पष्ट कर देते हैं। सेब विशेष्य है, अत्यंता परिवेशन है और मीठा क्या है। एक सेकेंड। मीठा क्या है, विशेषण है। वहीं पर आता है आगे उद्देश्य विशेषण। जब वाक्य में विशेष्य से पहले विशेषण हो तो वे उद्देश्य विशेषण कहलाते हैं। जैसे चालाक महिला, कीमती जूते, नदी का मीठा पानी, यह विशेष्य से पहले विशेषण है। आगे आता है विधेय विशेषण। जब वाक्य में विशेष्य के बाद विशेषण आए तो उसे विधेय विशेषण कहा जाता है। नदी का पानी मीठा है, यह विशेष्य के बाद विशेषण है। रोहित होशियार है। विशेष्य के भी प्रकार 5 है। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण और 5वां है सर्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। पहला देखेंगे गुणवाचक विशेषण। तो जिस विशेषण के माध्यम से किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, प्रकार, रंग, रूप, अवस्था, स्थिति, काल, स्थान, दिशा आदि का बोध हो उसे गुणवाचक संज्ञा कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे कि आगे है काल, नया, पुराना, ताज़ा, भूत, वर्तमान, भविष्य, प्राचीन, अगला, पिछला, मौसमी, आगामी, ये सभी। स्थान क्या है, भीतरी, बाहरी, ऊपरी, दायां, बायां, सतही, पूर्वी, स्थानीय, देशीय, क्षेत्रीय, जोधपुरी, ग्रामीण, बाजारू, घरेलू, विदेशी, ये सभी। आकार के अंदर क्या आएगा, सीधा, टेढ़ा, गोल, चौकोर, सुंदर, सुडोल, समान, नुकीला, लंबा, चौड़ा, तिरछा। रंग के अंदर लाल, पीला, सुनहरा, चमकीला, धुंधला, फीका। दशा के अंदर दुबला, मोटा, पतला, हल्का, भारी, गाढ़ा, सूखा, गरीब, धनवान, उद्यमी, पालतू, रोगी, पिघला। गुण क्या आता है, भला, बुरा, उचित, अनुचित, सच्चा, झूठा, पापी, दानी, न्यायी, दुष्ट, सीधा, शांत। दूसरा देखो संख्यावाचक विशेषण। जिस विशेषण से संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध होता हो। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। निश्चयवाचक संख्या विशेषण, जैसे कि गणवाचक विशेषण 1, 2, 3, क्रमवाचक पहला, दूसरा, आवर्तीवाचक दुगुना, चौगुना, समुदायवाचक दोनों, तीनों, चारों। प्रत्येक बोधक विशेषण, प्रत्येक, हर, 1, 2, 2, 1, 1, सवा, सवा। आगे है समुच्चय बोधक विशेषण, दर्जन, शतसई, चालीसा। दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जैसे कि कई, कुछ, सब, बहुत, थोड़े। तीसरा प्रकार आता है अपने परिमाणवाचक विशेषण। वे विशेषण जो किसी पदार्थ की निश्चित या अनिश्चित मात्रा, परिमाण, नाप या तोल आदि का बोध कराते हैं। परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है निश्चित परिमाणवाचक। निश्चित मात्रा या परिमाण का बोध होता है, जैसे 1 मीटर कपड़ा, 2 लीटर दूध, 40 किलोमीटर दूर, 3 किलो सब्जी। दूसरा आता है अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित नाप तोल नहीं होता, जैसे थोड़ा, बहुत, कम, ज़्यादा, अधिक, जरा सा, सब, ढेर सारा। उदाहरण थोड़ा सा पानी। अब संकेतवाचक सर्वनामिक विशेषण। ये सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। यह पुस्तक मेरी है, यह कलम तुम्हारी है, यह पुस्तक को पढ़ो, यह गेंद को मत फेंको। दूसरा आता है
सर्वनामिक विशेषण के चार उपभेद हैं। पहला है निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण। यह वह उस उदाहरण, इस कमरे में मोमबत्ती जला दो, उस व्यक्ति को देखो। फिर दूसरा आता है अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण। कई, कुछ, किसी। उदाहरण, कोई गधा कल खेत में घास चर रहा था, किसी आदमी ने पुकारा है। तीसरा आता है प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण। उदाहरण, कोई छात्र खड़ा है, ये क्वेश्चन है, कौन सा आदमी दिल्ली जाएगा। चौथा आता है संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण। उदाहरण, जो पेन कल खरीदा था वह खो गया है, जो लड़का दिल्ली जाएगा उसे अभी बुला लो। यह है संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण। सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में अंतर क्या होता है, ये देखिए। जब कोई सर्वनामिक बिना विशेष्य के आता है और वह सर्वनाम कहलाता है। जब कोई सर्वनाम विशेष्य से पहले आकर उस विशेष्य के बारे में संकेत करता है तो वह सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। उदाहरण में देख लो, वह चल गया, वह चला गया सर्वनाम है। वह लड़का चला गया, यह सर्वनामिक विशेषण है। आगे है व्यक्तिवाचक विशेषण। ये विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनकर अन्य संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। जैसे जोधपुरी जूती, बीकानेरी भुजिया, बनारसी साड़ी। विशेषण की अवस्थाएं, इनका बोध तुलना के द्वारा होता है। मूलावस्था, किसी अन्य संज्ञा से तुलना नहीं की जाती। जैसे रोहित अच्छा लड़का है, यहाँ अच्छा विशेषण की मूलावस्था है। दूसरा है उत्तमावस्था, जहाँ दो संज्ञाओं की तुलना की जाती है। जैसे वेद गगन से अधिक चतुर है, अशोक रहीम से अच्छा है, आफताब अभिषेक से श्रेष्ठतर है। उत्तमावस्था, यहाँ किसी एक को सबसे अधिक या सबसे कम बताया जाता है। जैसे देवीलाल सबसे अच्छा है, पूजा कक्षा में श्रेष्ठतम छात्र है, हिमालय सबसे ऊंचा है। नोट के अंदर क्या है कि विशेषण की अवस्थाएं केवल गुणवाचक विशेषण से ही होती है। फिर आगे है 10 के बाद में 11। तत्सम शब्दों के साथ विशेषण की उत्तरावस्था तर व उत्तमावस्था तम जोड़ देते हैं। जैसे इधर देखिए, जैसे मूलावस्था है लघु, इसकी उत्तरावस्था लघुतर और उत्तमावस्था के अंदर अपन तम जोड़ देंगे, लघुतम। मूलावस्था है महत्तम, उत्तरावस्था है महत्तर और उत्तमावस्था है महत्तम। उच्च, उच्चतर और उच्चतम। श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम। तीव्र, तीव्रतर और तीव्रतम। अच्छा से अच्छा, सबसे अच्छा। ऊंचा से अधिक ऊंचा, सबसे ऊंचा। विशेषण पदों की रचना किस प्रकार से होती है। संज्ञा शब्दों से विशेषण की रचना। विवाह वैवाहिक, लालच लालची, धर्म धार्मिक, अंक अंकित, आलसी आलस आलसी, अर्थ आर्थिक, सांस्कृतिक सांस्कृतिक, वर्ष वार्षिक, लखनऊ लखनवी, ज्ञान ज्ञानी, नीति नीतिक, भय भयभीत, भोग भोगी, दिन दैनिक। इस प्रकार से पूरे उदाहरण आप देख सकते हो। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो आप यहाँ से, ये लो। दूसरा है क्रिया से विशेषण बनना। अब क्रिया से विशेषण किस प्रकार से बनता है कि बनाना है उसको बनावटी करेंगे, फटना को पटाखू करेंगे, भूलना को भुलक्कड़ करेंगे, चलना को चलती या चालू करेंगे, लिखना को लिखित करेंगे, भागना को भगोड़ा करेंगे, कमाना को कमाऊ करेंगे, घूमना को घुमक्कड़ करेंगे, बेचना को बिकाऊ करेंगे। अव्यय से विशेषण बनाना। ऊपर ऊपरी, आगे अगला, भीतर भीतरी, बाहर बाहरी, अधिक अधिकाधिक, नीचे निचला, पीछे पिछला, सतह सतही, समीप समीपस्थ। सर्वनाम से विशेषण यह ऐसा, जो जैसा, वह वैसा, मैं मेरा, तुम तुम्हारा, कौन कौसा। अब दोस्तों अपना अगला शब्द है, अगला टॉपिक है तत्सम और तद्भव शब्द, देशज और विदेशी शब्द। हिंदी भाषा के शब्दों को विकास उत्पत्ति के आधार पर 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला है तत्सम, दूसरा आता है तद्भव, तीसरा आता है देशज या देसी और चौथा है विदेशी। अब एक एक को पढ़ेंगे। उनमें से पहला आता है तत्सम शब्द।
तत् प्लस सम का अर्थ है उसके समान, अर्थात किसी भाषा में प्रयुक्त उसकी मूल भाषा के शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। हिंदी की मूल भाषा। जैसे पहला है तत्सम शब्द है आश्चर्य और तद्भव होने का अचरज। वहीं पर अमावस्या, अमावस, अक्षर, अखर, अमूल, अमोल। इस प्रकार से दोस्तों ये बहुत सारे उदाहरण है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अगला है तद्भव शब्द। संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी में रूप परिवर्तित कर उच्चारण की सुविधानुसार प्रयुक्त किया जाने लगा उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। ये सब दोस्तों इनके उदाहरण है, आप इनका स्क्रीनशॉट पोस्ट करके ले लो। ये लीजिए। ये लो। फिर अगला टॉपिक आता है अपने यहीं पर ही, देशीय शब्द। किसी भाषा में प्रयुक्त ऐसे क्षेत्रीय शब्द जिनके स्रोत का आधार या तो भाषा व्यवहार हो या उसका कोई पता नहीं हो, देशज शब्द कहलाते हैं। समय, परिस्थिति एवं आवश्यकता अनुसार क्षेत्रीय लोगों द्वारा जो शब्द गढ़ लिए जाते हैं उन्हें देशीय शब्द कहते हैं। जैसे परात, कांच, डोर, खचाखच, फटाफट, मुक्का, रेवड़, बोंदू, दराम, बछीड़, ठेस, तेंदुआ, टेंटुआ, रोटी, मखोल, पाग, रिंगड़ा, उधमे, अंगोछा, खुरपा, ढोर, ललपना, खुआड्यो, फावड़ो, माथो, बोंदू, गोंदू, घोंचुमल, ये सारे शब्द। फिर दूसरे आते हैं विदेशी शब्द, जिनके अंदर अपन करेंगे राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक कारणों से किसी भाषा में अन्य देशों की भाषाओं से भी शब्द आ जाते हैं, विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे पहला है अंग्रेजी भाषा के शब्द अलमारी, कार, टीचर, बस, रेडियो, रेल, टिकट, मिनिस्टर, अपील, अफसर, टेबल, स्कूल, प्रेस, पाउडर, ये सभी। दूसरा है अरबी भाषा के शब्द जैसे अदालत, कानून, हलवाई। किताब, दौलत, मुहैया, लाइलाज, आदमी, इज्जत, इलाज, औरत, किस्मत, कुर्सी, गरीब, दावत, नसाब, मुहावरा, ये सभी दोस्तों। फिर तीसरा है फारसी भाषा के शब्द कौन से हैं, वो है अमरूद, कारीगर, जमीन, खाकी, जलेबी, जुखाम, नमक, आसमो, आसमानी, कारखाना, पकीज़ा, बंदरगाह, बंदा, अरे बाजार, बीमार, लाजवाब, आबरू, आराम, आवारा, आवाज़, कबूतर, किसमिस, खुशी, गवाह, गुलाब, चाबुक, चश्मा, दौरा, देहात, दुकान, पलंग, लगान, शादी, ये सभी। फिर आता है पुर्तगाली शब्द जैसे आचार, आलपिन, आलू, कमीज, कमरा, गोदामा, पपीता, संतरा, कप्तान, अनानास, गमला। फिर है तुर्की भाषा के शब्द उर्दू, कंची, चेचक, तोप, बारूद, बीवी, बेगम, बहादुर, मुगल, लाश, सराया, कालीन, सौगात, सुराग, आका, काबू, चमचा, तलाश, चाकू। फ्रांसीसी शब्द अंग्रेज, काजू, कारतूस, कूपन, टेबल, मास्टर, सूप, पिकनिक, रेस्तरां, फिरंगी, फ्रेंचाइज। चीनी भाषा के शब्द चाय और तूफान है। डच भाषा के शब्द बम, चिड़िया है। जर्मनी के किंडर और गार्टन, नाजी है। अब अपना अगला टॉपिक है संधि। उससे पहले देखो दोस्तों अपने ये चतुर्थ श्रेणी की टेस्ट सीरीज जारी है, जिसके अंदर आपको राजस्थान जीके के जो RSM SSB बोर्ड है उनके 160 पेपरों का सॉल्यूशन करवाया जाएगा। रोज के 1 या 2 पेपर का आपका टेस्ट लिया जाएगा। अगर आप टेस्ट नहीं दे पाते हो तो आपको उनकी PDF भी मिल जाएगी। साथ में दोस्तों जो प्रथम 50 विद्यार्थी रहेंगे उनके लिए मात्र ये टेस्ट 70 रुपये के अंदर है। बाद में इसकी प्राइस 199 कर दी जाएगी। और आपको हिंदी की टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी टॉपिक वाइज, जिसके अंदर आपको रोज़ लाइव टेस्ट लिया जाएगा। आपको एक जो टॉपिक का टेस्ट लगेगा उसको एक दिन पहले आपको बता दिया जाएगा। उस टॉपिक को आप अच्छी तरह से याद कीजिए और रात को अगर उसका टेस्ट दे दीजिए। इस प्रकार से दोस्तों आपका रिवीजन भी हो जाएगा और टेस्ट भी लग जाएगा। इन सब के लिए दोस्तों आप इन नंबरों पर कॉल या मैसेज कर सकते हो। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ।
संधि का शाब्दिक अर्थ है योग अथवा मेल, अर्थात दो ध्वनियों या दो वर्णों के मेल के होने वाले विकार को ही संधि कहते हैं। परिभाषा: जब दो वर्ण पास पास आते हैं या मिलते हैं तो उन्हें विकार उत्पन्न होता है, अर्थात वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। यह विकास युक्त मेल ही संधि कहलाती है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार दो निर्दिष्ट अक्षरों के आसपास आने के कारण उनके मेल में जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि विच्छेद क्या होता है? वर्णों के मेल से उत्पन्न ध्वनि परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। परिणाम स्वरूप उच्चारण या लेखन दोनों ही स्तरों पर अपने मूल रूप से भिन्नता आ जाती है। अतः उन शब्दों का पूर्ण मूल रूप से लाना ही संधि विच्छेद कहलाता है। संधि के भेद कितने होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब पहला है स्वर संधि। स्वर संधि के अंदर क्या है? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण तथा अंतिम पद का प्रथम वर्ण यदि स्वर है तो वह स्वर में जो विकार होता है उसे का नाम स्वर संधि है। स्वर संधि के भी 5 भेद है। पहला दीर्घ, दूजा गुण, तीजा वर्धी, चौथा यण, पंचा अयादि। दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि के नियम: पहला है ए या आ प्लस ए या आ बराबर आ ही बनेगा। ई या ई प्लस ई या बड़ी ई बड़ी ई बनेगी। ऊ या बड़ा ऊ प्लस ऊ या बड़ा ऊ ये बराबर ऊ बनेगा। री प्लस री बराबर री बनेगा। दूसरा है दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण: स्व प्लस आधीन स्वाधीन, कंटक प्लस आक्रीन कंटाक्रीन, चंद्र प्लस अर्घ चंदार्क, कार्य प्लस आल्य काराल्य, दैत्य प्लस अरि देतात्री, बड़ुआ प्लस अनल बड़वानल, कल्प प्लस अंत कल्पांत, तथा प्लस अपि तथापि, भाव प्लस आवष्टि भावाष्टि। इस प्रकार से दोस्तों इसके ये उदाहरण आप इनका ले लो स्क्रीनशॉट। अगर मैं एक को बोलने बैठूंगा तो भी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये दोस्तों इसके उदाहरण है, आप चाहो तो इनके स्क्रीनशॉट ले लो और थोड़े बहुत मैं आपको बता देता हूँ। माध्यम प्लस अहम, माध्यम। पूर्व प्लस अह पूर्व है। कवि प्लस इंदर कविंदर, रवि प्लस इंदर रविंदर, हरि प्लस इच्छा हरिच्छा, अभि प्लस इष्ट अभीष्ट, अति प्लस इव अतिव, गिरि प्लस इस गिरीश, परि प्लस ईशा परीक्षा, वि प्लस इक्सन विक्सन, परि प्लस ईसवन परीक्षण और अधि प्लस इक्षक अधीक्षक। अब दूसरा प्रकार देख लो सीधा सीधा। गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि के नियम है ए आ प्लस ई या ई मिले तो ए बनेगा, ए आ प्लस ई ऊ बनेगा तो ओ बनेगा, ए आ और फिर उसके साथ में री होगा तो वह अर बन जाएगा। ठीक है। अब गुण स्वर संधि के कुछ उदाहरण है वो इस प्रकार से है: इतर प्लस इतर बराबर इतरेतर, अन्य प्लस इतर अनेतर, विवाह प्लस इतर विवेहतर, शब्द प्लस इतर शब्दर, मन प्लस इतर मेतर, मानव प्लस इतर मानवोत्तर, साहित्य प्लस इतर साहित्यतर, सव प्लस इच्छा सविच्छा, यथा प्लस इच्छा यथच्छा या यथच्छा, नग प्लस इंदर नगेंद्र, महा प्लस इंदर महेंद्र, मर्ग प्लस इंदर मर्गेंद्र। इस प्रकार से दोस्तों ये गुण संधि के उदाहरण है, आप इनका ले लो स्क्रीनशॉट ये लीजिए। अब आता है 5वें नंबर का अयदि स्वर संधि। अयदि स्वर संधि के नियम है ए प्लस असमान स्वर ऐ, ऐ प्लस असमान स्वर आई, ओ प्लस असमान स्वर औ प्लस असमान स्वर औ। अयदि स्वर संधि के कुछ उदाहरण: ने प्लस अंत नयन, गे प्लस अन गायन, ने प्लस अक नायक, गे प्लस अक गायक और विदे प्लस अक विधेयक, विधे प्लस इका विधेयिका, विनय प्लस अका विनायक, दे प्लस अक दायिका। इसके कुछ अपवाद भी है वो है अहन प्लस रात्रि अहरात्र, नव प्लस रात्र नवरात्र, दिवा प्लस रात्रि दिवात्र, यथा प्लस इच्छा यथेच्छा, प्रभु प्लस दयाल प्रभु दयाल, प्र प्लस उड प्रौढ़, पर प्लस उड़ता प्रौढ़ता, अक्ष प्लस ओहिनी अक्षोहिनी, सव प्लस इडनी सवरेनी। अब हिंदी
की संधियाँ कुछ इस प्रकार से है। घोड़ा प्लस सवार घुड़सवार, घोड़ा प्लस दौड़ घुड़दौड़, दो प्लस पहर दोपहर, काला प्लस मुहा काला मुहा, विषु प्लस मित्र विश्वामित्र, मुसल प्लस धार मूसलाधार, फूल प्लस वाड़ी फुलवाड़ी, और एक प्लस अन्नी इकन्नी, पानी प्लस घाट पनघट, रानी प्लस वास रनवास, और एक प्लस तारा एक तारा। अब दूसरा प्रकार है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि की एक महत्वपूर्ण संधि विच्छेद देख लो। टिक प्लस अंबर दिक प्लस अंबर दिगंबर, वाक प्लस इस वागीस, ऋक प्लस वेद ऋग्वेद, षष्ठ प्लस आनंद षडानंद, षष्ठ प्लस यंत्र षड्यंत्र, तत् प्लस रूप तदूर्प, सत प्लस गति सदगति, षष्ठ प्लस वंदन षडवंदन, सत प्लस आचार सदाचार, सत प्लस आनंद सदानंद, चित्त प्लस आभास चिदाभास, जगत प्लस नाथ जगन्नाथ, सत प्लस नारी सन्नारी, दिक प्लस नाग दिग्नाग, उत प्लस नति उन्नति, श्रीमत प्लस नारायण श्री नारायण, षट प्लस मुख षणमुख, जगत प्लस जननी जगजननी, उद प्लस चारण उच्चारण, और सत प्लस चित्र सचित्र, सत प्लस चरित्र सचरित्र, सत प्लस चंद्र सरचंद्र, उद प्लस लास उल्लास, और तत् प्लस लीन तल्लीन। इस प्रकार से दोस्तों ये पूरे उदाहरण आप ले लो, इसका स्क्रीनशॉट। ये फिर से उदाहरण आगे। प्रति प्लस स्था प्रतिष्ठा, युद्ध प्लस स्तर युधिष्ठिर, तरस प्लस ना तृष्णा, अह प्लस कार अहंकार, किम प्लस चित्त किचिंत, सत्य प्लस चित्त प्लस आनंद सचिदयानंद, सम प्लस विधान संविधान, किम प्लस वाक किंवा। तीसरा प्रकार है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के महत्वपूर्ण संधि विच्छेद। यश है प्लस वर्मण यशो वर्मण, पुर प्लस हित पुरोहित, तेज प्लस बल तेजोबल, सिर प्लस भाग सिरभाग, वे प्लस वेग वेग, वे प्लस वर्ध वयोवर्ध, यश प्लस अभिलाषा यशोभिलाषा, पुर प्लस धा पुरोधा, अनंत प्लस गत्वा अंत गोत्वा, मन प्लस योग मन योग, निर प्लस रोग निरोग। ठीक है, ये उदाहरण है इस तरफ के, आप इनका चाहो तो स्क्रीनशॉट लगा सकते हो इनका। आगे चलो, अब आता है अपने उपसर्ग। दोस्तों इसका टेस्ट चाहिए ना आपको तो आप इन नंबरों पर मैसेज कर लीजिए 92 41 75। आप इन नंबरों पर टेस्ट लेना चाहते हो तो इन नंबरों पर मैसेज कर लीजिए, ताकि आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाएगा। रोज़ का एक टॉपिक का आपको बता दिया जाएगा कि इस दिन ये टॉपिक का टेस्ट है। आपको दिन भर में उस टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ना है और रात को आकर उसका टेस्ट लगा देना है, ताकि आपका रिवीजन बार बार हो सके। अब है उपसर्ग। वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के रूप में लगाकर नए शब्द का निर्माण करते हैं अर्थात नए अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। यह शब्दांश होने के कारण इनका स्वतंत्र रूप से अपना कोई महत्व नहीं होता है, किंतु शब्द में पूर्व में लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। हिंदी में उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं। पहला है संस्कृत उपसर्ग, दूसरा है हिंदी उपसर्ग, और तीसरा है विदेशी उपसर्ग। पहला पढ़ेंगे संस्कृत उपसर्ग। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 होती है। यह उपसर्ग हिंदी में भी प्रयुक्त होते हैं, इसलिए इन्हें संस्कृत के उपसर्ग कहते हैं। अति या अधिक परे, अतिशय, अतिक्रमण, अतिवृष्टि, अतिरिक्त, अत्यंत, अत्यधिक, अत्याचार, अतीव, अतीन्द्रिय, अतियुक्ति, अत्युत्तम, अत्यावश्यक। दूसरा है अधि या प्रधान श्रेष्ठ, अधिकरण, अधिनियम, अधिनायक, अधित्यका, अधिकार, अधिमास, अध्यादेश, अधिकृत, अध्यक्ष, अधीक्षण, अधिपति, अधिकारी। अब तीसरा है अनु, पीछे या समान, अनुकरण, अनुलन, अनुकूलन, अनुचर, अनुवाद, अन्वय, अनुज, अनुशासन, अनुरूप, अनुच्छेद, अनुज, अनुराग, अनुक्रमण, अनुशंसा, अनुभव, अनुनय, अन्वेषण, अन्वेषण, अनुगमन, अनुगंति, अनुमान, अनुरक्षक, अनुवादक। अप, बुरा या विपरीत, अपकार, अपमान, अपयंश, अपकर्ष, अपहरण, अपशब्द, अपकीर्ति, अपराध, अपव्यय या अपशकुन। फिर अपेक्षा, अपदान, अपांग, अपेक्षित, अपसे, अपंग, अपवाद, अपकीर्ति। फिर आता है अभी, पास या सामने,
अभिनव, अभिनय, अभिवाद, अभिषेक, अभिभूति, अभिमान, अभिभाषण, अभियोग, अभिभावक, अभिवद्य, अभ्यर्थी, अभिविष्ट, अभ्यस्त, अभ्यंतर, समीक्षा, अभ्यास, अभियान, अभ्यातम, अभिनय। फिर तीसरा है अव, बुरा या हीन, अवगुण, अवनीत, अवधान, अवलोकन, अवलोकन, अवतार, अवज्ञा, अवगति, अवृत्ति, अविशेष, अवतरण। फिर आता है ऐसे, आसे, आजन्य, आहार, आयात, आजीवन, आगय, आतप, आगम, आमोद, आशंका, आरक्षण, आहत, आकर्षण, अबलावर्दी, अज्ञात, आमरण, आगमन, आचरण, आसाधन, आनंद, आरोह, आरोही। फिर तीसरा आता है उत्ति या ऊपर या श्रेष्ठ, उत्पन्न, उत्पत्ति, उत्पीड़न, उत्तम, उच्छ्वास, उत्कटा, उत्कर्ष, उत्कृष्ट, उन्नत, उद्गम। फिर आता है उप से, जैसे उपकार, उपवन, उपनाम, उपयोग, उपभोग, उपचार, उपहार, उपसर्ग, उपयुक्त, उपेक्षा, उपमंत्री, उपभेद, उपाधि, उपाध्यक्ष, उपस्थिति। इनका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। आगे है दूर, कठिन, बुरा या विपरीत, जैसे दुराशा, दुराचार, दुर्व्यवस्था, दुराग्रह, दुरुपयोग, दुर्भिसंधि, दुर्गुण, दुर्दशा, दुर्घटना, दुर्भावना, दुर्नह, दुर्जन। अब आगे दोस्तों ये उदाहरण है, आप खुद पढ़ लेना, इसके शॉट ले लो। मैं 4-4-5 बता देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। अब फिर आता है बुरा या विपरीत या कठिन, दुश्चिंता, दुशासन, दुष्कर, दुष्कर्म, दुस्साहस या दुस्साध्य। फिर देखो नि, जैसे बिना विशेष, निडर, निगम, निवास, निदान, निष्ठा, निष्ठुर, निहत्थे, निबंध, निदेशक, निकर, निवारण, न्यून, न्याय, ये सभी। फिर आता है निर से, जिसका बिना या बाहर होता है, निरपराध, निराधर, निरंकार, निराकार, निराहार, निरक्षक, निरामय, निर्जन, निरस्त। आज्ञा है, आज्ञाता है निस या बिना आहार, निश्चय, निश्चल, निष्काम, निस्तेजक, निश्चित, निष्क्रम, निष्पास, निष्फल। फिर आता है 15वां पर से, प्रदान, प्रबल, प्रयोग, प्रचार, प्रचार, प्रचार्य, प्रसार, प्रहार, प्रतन, प्रभजन, प्रेत, प्रोक्त, ये सभी। फिर आगे है, देखो इसके उदाहरण है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, इनका तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आगे है परा, विपरीत या विचय अधिक, पराजय, पराभय, पराक्रम, पराकष्ट, परामर, परामर्श, परावर्तन, परावधि। फिर आता है परिक्रमा, परिवार, परिपूर्ण, परिहार, परिक्रमण, परिमार्जन, परिभ्रमण, परिधान, परिहास, परीक्षा, परीक्षम, परिवर्तन, पर्याप्त, पर्यटन, ये सभी। फिर आता है प्रतीक, प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रतिरूप, प्रतिध्वनि, प्रतिकूल, प्रतिहिंसा, प्रतीत, प्रत्यक्षर, प्रतिनिधि, ये सभी। विषय आता है विजय, विज्ञान, विदेश, वियोग, व्याकरण, व्याकुल, वैराग्य, विनाश, विपक्ष, विलेप, व्यवहार, व्यवर्थ, वैधानिक, विख्यान, विधान, व्यवहार, व्यवर्थ, व्यवस्था, व्यवसाय, व्यवहार, व्यायाम, ये सभी। फिर 20वां आता है सुसे, जैसे सुगंध हुआ, सुगति हुआ, सुबोध हुआ, सुसह्य हुआ, सौष्ठ हुआ, सुमन हुआ, सुशीला हुआ, सुअवसर हुआ, स्वागत हुआ, संकल्प हुआ, शौच हुआ। आगे इष्टम से आता है संज्ञा, संधि, संकर्ष, संन्यास, संतोष, संगठन, सम्मान, संसार, संस्कृति, संस्कार, संकल्प, संचय, संपूर्ण, समन्वय, संचार, संलग्न, समर्थ, समाचार, ये वाले। अन्न से आता है अनशन, अनुपयोगी, अनागत, अनुसया, अनुचुक, अनिष्ट, अनुदाता, आनंद, आनंद, अनादिक, अनेक, अनाहुत। अब देखो उपयुक्त उपसर्गों के अलावा संस्कृत के निम्न उपसर्ग भी हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। कौन से है? अंतर, अंतर्गत, अंतरात्मा, अंतर्धान, अंतर्दर्शा, अंतर्राष्ट्रीय, अंतरिक्ष, अंतर्दर्शी, अंतर्यामी और अंतर्ज्ञान। पुनर्गमन, पूर्ण जन्म, पुनरागमन, पुनर्दय, पूर्ण विवाह, पूर्ण मूल्यांकन, पूर्ण जागरण, पूर्ण द्वार, पूर्ण विवाह, पूर्ण निर्वाह, पूर्णवास, प्रादुर्भाव, प्रादुर्त, पूर्व, पूर्वज, पूर्वाग्रह, पूर्वधेय, पूर्वह, पूर्णमान, प्रकथन, प्रकालन, प्रगैतिहासिक, प्रगदेव, प्रामुख, प्रक्रम, पुरस्कार, पुरस्सरण, पुरस्कृत, पुरोहित, प्रोध, पुरोगामी, बहिर्गामत, बहिर्जात, बहिर्गामी, बहिरंग, ये सभी। बहिष्कार, बहिष्कृत, आत्मगता,
आत्मघात, आत्मबल, ये सभी। सह क्या आता है? सहपाठी, सहकर्मी, सहोदय, सहयोगी, सहानुभूति, ये सभी। इस प्रकार से आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आगे है हिंदी उपसर्ग। आगे है हिंदी उपसर्ग। अंत है, अंत जिसका नहीं आएगा, जिसका होता है अनपढ़, अनजान, अनबंधन, अनमोल, अनहोनी, अनदेखी, ये सभी। अंध का आता है अंधमरा, अंधपका, अधजला, अधगला, अधकचरा, ये सभी। ऊ का आता है उचका, उजड़ना, उछलना, उखाड़ना। उन का आता है 19, 29, 39, 49, 59। ओ का आता है ओगुन, ओघड़, ओसर, ओघट, अतोर। कु का आता है कुरूप, कुपुत्र, कुकरुम, कुख्यात, कुमार, कुचालक, कुचर्क, कुरुति, कुकर्मी। चौ का आता है चौराहा, चौमासा, चौपाया, चौरंगा, चौकन्ना, चौमुखा आदि। पच का आता है पचरंगा, पचमेल, पचकूटा। फिर आता है पच, बता दिया पर का, पर यानी दूसरा, परहित, परदेसी, परजीवी। भर का आता है भरपेट, भरपूर, भरकम। बिन का आता है बिन खाया, बिन ब्याह, बिन बोया। और फिर ती का आता है तिरंगा, तिराहा, तिपाई। दू का आता है दुरंगा, दुलती, दुनाली, दुराह। का आता है काजर, का पुरुष, काजल। स का आता है सपुत, सफल, सबल, सगुण, सजीव। चिर का आता है चिरकाल, चिरायु, चिरयन। न का आता है नकुल, नास्तिक और नग। बहु का आता है बहुमूल्य, बहुवचन और बहुमता। आप का आता है एक मिनट, बहु, आप, नाना, की। का आता है कपूत और सम। फिर विदेशी उपसर्ग देखो, हिंदी भाषा में अन्य भाषाओं के शब्द भी प्रयुक्त होते हैं, फलतः उनको उपसर्गों की हिंदी में विदेशी उपसर्ग की संज्ञा दी है। जैसे बेका है बेघर, बेवफा, बेदर्द। दर का है दरअसल, दरबार, दरखास्त। बाका आता है बाइज्जत, बामुल्याजा, बाउद। कम का आता है कमल, कम उम्र, कमजोर। ला का आता है लाइलाज, लावेरिस, लापरवाह। ना का नापसंद, नाकाम, नाबालिग। हर का आता है हरदम, हर वक्त, हर रोज। खुश का आता है खुशनुमा, खुशहाल, खुशबू। बंद का आता है बदबू, बदचलन, बदमाश। सर का आता है सरपंच, सर। फिर ब का होता है बखुशबू, बखूबी, बतौर, बशर्त, बदौलत, बदसूर। बिल लगाता है बिलकासूर, बिल वजह है, बिलाकुनीन। बेस का आता है बेस, कीमती, बेस कीमत। नेक का नेकरा है, नेक नाम, नेक दिल। एन का एन वक्त, एन जगह है, एन मौका। हम का आता है हमराज, हम दम, हम वत। अल का आता है अलगज, अलविदा, अलविदा। फिर गेर का हो जाता है अपने गैर हाजिर, गैर मर्द, गैर वाजिब। हेड का हेड मास्टर, हेड ऑफिस, हेड बॉय। हाफ का आ गया, सबका आ गया और को का आ गया। आगे अपना टॉपिक है प्रत्यय। और दोस्तों प्रत्यय चालू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इसी चैनल पर आपको हिंदी की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी मात्र 70 रुपये के अंदर, जिनके नंबर मैंने आपको शुरू में बताए थे उन नंबरों पर। नंबर फिर से बताता हूँ, 93, 51, 92, 41, 75। आप इन नंबरों पर कॉल या मैसेज कर वो टेस्ट सीरीज ले सकते हो, जिसके अंदर आपको रोज़ वो टेस्ट सीरीज मिलेगी हिंदी की। एक दिन पहले आपको टॉपिक बता दिया जाता है, उसके बाद के अंदर आपको वो उसका टेस्ट लिया जाता है। प्रत्यय को देखिए, प्रत्यय चार्ज क्यों लग रहे भाई। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, अर्थात नए अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय लगने पर शब्द एवं शब्दांश में संधि नहीं होती, बल्कि शब्द के अंतिम वर्ण में मिलने वाले प्रत्यय के स्वर की मात्रा लग जाएगी। व्यंजन होने पर वह यथावत रहता है। उपसर्ग और संप्रत्यय में समानता क्या है? उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दांश शब्दों के अंश होते हैं, पूर्ण शब्द नहीं। दोनों के प्रयोग से ही अर्थ में अंतर आता है। एक शब्द में इन दोनों को साथ भी जोड़ा जा सकता है। हिंदी में प्रत्यय मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब कृदंत प्रत्यय क्या होते हैं? वे प्रत्यय जो धातुओं अर्थात क्रियापद के मूल रूप के साथ लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, कृदंत या कृत प्रत्यय कहलाते हैं।
कृदंत प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं। कर्तवाचक प्रत्यय जिनके अंदर अक जैसे चालक, पालक, शिक्षक, निंदक। तरच तदार्थ, कवित्री, ताधत्री, आऊ, कमाऊ, चलाऊ, टिकाऊ। आलू, झगड़ालू, ईर्ष्यालु। आंक, तैराक, चालाक। एया, रवैया, भैया, खिवैया। एरा, कमेरा, लुटेरा, बसेरा। एत, लटेत। ओढ़ा, भगोड़ा, हंसोड़ा। अक्कड़, कुदक्कड़, गुमक्कड़, पियक्कड़, भुलक्कड़। फिर आता है आकू, पढ़ाकू, लड़ाकू। हार या हारा, होनहार, सृजनहार, देखनहार। वाला, लिखने वाला, पढ़ने वाला, रखन वाला, ये सब। आडी, खिलाड़ी। इयल, अड़ियल, मरियल। ता, दाता, माता, गाता। कै, रक्षक, भक्षक और पोषक। आरी, भिखारी, जुआरी। कर्मवाचक कृत प्रत्यय ओना, खिलौना, बिछोना। नी, सूंघनी, ओढ़नी, चटनी। ना, ओढ़ना, खाना, फड़ना। कर्णवाचक करते प्रत्यय तरह, पात्र, नेत्र। उ, झाड़ू, चालू। ई, बुहारी, रेती, फांसी। आ, झूला और कै, उ, झाड़ू। न, बेलन और नी, कतरनी या चटनी। भाववाचक करते और प्रत्यय आवट, सजावट, तरावट, दिखावट। नी, मिलनी, आई, लड़ाई, चढ़ाई और सिलाई। आ, उतारा, झटका, बैठा। तय, बचत, खपत, बढ़त। आन, उठान, लगान और उड़ान। आगे है आओ, बचाव, तनाव, लगाओ। आप, मिलाप और विलाप। आवर, बुलावा, पछतावा। आहट, गड़गड़ाहट, गुर्राहट और चिल्लाहट। ती, बढ़ती, उठती, चलती। ती, कृति, शक्ति, प्रीति। अंत, रटत, घटत, भिड़ंत। अन, चलन, मरण, हवन। ई, हंसी, बोली और धमकी। ओता, समझौता। ओती, कटौती, चुनौती, फिरौती। ओटी, कसौटी। ए, मार, लूट, तोल, लेख। अब आता है क्रियाबोधक या क्रियावाचक करते प्रत्यय। हुआ, चलता हुआ, पढ़ता हुआ। आ, बैठा, सूखा। कर, गायकर, देखकर, सुनकर। ता, खाता, पीता और लिखता। या, आया, बोया, खोया। अब देखो नोट के अंदर क्या है। विशेषण बनाने वाले करते और पढ़ते। अब अनीय, करणीय, पठनीय और दर्शनीय। तव्य, कर्तव्य, द्रष्टव्य। इत लग जाए जिनके अंदर चिंतित, लिखित। फिर दूसरा प्रकार आता है अपने तद्धित प्रत्यय। वे प्रत्यय जो क्रिया पदों के अतिरिक्त संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के साथ लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय 6 प्रकार के होते हैं। कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक प्रत्यय, अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय, फिर उन्तावाचक तद्धित प्रत्यय, स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय। अन्य प्रकार गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। अब अगला है, एक एक को पढ़ेंगे। कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय। आर, लुहार, सुतार, गंवार। ई, तेली, माली। वान, गढ़ीवान, कोचवान, गुणवान। हारा, पनिहारा, मणिहारा, लकड़हारा। हारा वही जो लड़ा नहीं। र, मधुर, कुटुर, नगर। ल, पीतल, शीतल व तसल्य। वी, मेधावी और तपस्वी। बाला, टोपी वाला, गोडी वाला। मर, बाजीगर, जादूगर। इया, रसिया, एरा, गसेरा। फिर आता है भाववाचक तद्धित प्रत्यय। आई, चतुराई, बुराई, भलाई। आपा से बुढ़ापा, मोटापा। आयत से बहुतायत। आ से मिठास, खटास। आहट से कड़वाहट, चिकनहाट। ई से कुसी, गर्मी, सर्दी। ओती से कटौती, बपोती। अक से अरनेक, तंडक। ईगा से बनता है मधुरिमा, लालिमा, हरितिमा। गो से मर्दनगी, जिंदगी और सादगी। ता से मित्रता, लघुता और सुंदरता। फिर यह से बनता है औचित्य, पंडित्य, साहित्य, वेदव्य, माधुर्य, धैर्य। फिर पन से बचपन, बुढ़ापन, छुट्टपन, लड़कपन, बुलक। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। वान, गुणवान, धनवान, बलवान। आ से बनता है सूखा, रूखा, भूखा, मेला। ई से क्रोधी, रोगी, भोगी। एला से बनेला, मुछेला, खसेला। ला से अगला, पिछला। हरा से सुनहरा, इकराहा। इक से इक प्रत्यय लगने के से स्वर से आरंभिक स्वर में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। जैसे आ का आ में परिवर्तन होता है। ई ए का ए में परिवर्तन होता है। उ ओ का औ में, री का आर में परिवर्तन होता है।
अलंकारी, सामाजिक, पौराणिक, लोकायतिक, दैनिक, सैनिक, आंशिक, ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक, वार्षिक, पार्श्विक, ये सभी है। आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट लगा लो। फिर इधर बात करते हैं अपन अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय। संस्कृत के प्रभाव के कारण संज्ञा अप्रत्ययवाचक प्रत्यय लगाने से संतान का बोध होता है, अतः इसे संतानवाचक प्रत्यय भी कहा जाता है। अ के अंदर मानव, व्याकरण, आर्थ, आजव, राघव। य के अंदर दैत्य, आदित्य, चाणक्य। ए के कोतेय, गांगे, मार्कंडेय, राघे। ई के दाशरथी, मारुति और सारथी। ई की जानकी, द्रौपदी, पार्वती। आयन के कात्यायन, दांडयायन, बद्रायन। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय एरा, चचेरा, ममेरा, फुफेरा। आलू के दयालु, श्रद्धालु। इत के फलित। इला के रसीला, रंगीला। ई के भारतीय, पाणनीय, नारदीय। फिर आता है एला। एला कहते हैं विशेला। तर का आता है कठिनतर। मान का आता है बुद्धिमान। वत का आता है पुत्रवत या मातृवत। हरा का इकहरा। और जा का भतीजा या भांजा। ओई का नंदोई, बहनोई। आगे बात करते हैं अपन उन्नतवाचक लघुपथा या सूचक तद्धित प्रत्यय। दइया, खटकिया, लूटिया, ढीबिया। ई का मंडली, टोकरी, पहाड़ी। ओला का खटोला, सपोला, मछोला। ई का ललित का और उआ का बुआ। फिर अगला है अपने स्त्री बहुत तद्धित प्रत्यय। आ का सुता, छात्रा, अनुजा, ये सारे। फिर आयन का ठुकराइन, मसूराइन, चौधराइन। आने का देवरानी, सेठानी, नौकरानी, पंडितानी, जेठानी। इनका भागिन, मालकिन, गोबिन। निका शेरनी, मोरनी, पत्नी। इका छोड़ी, हथौड़ी। इका कहा जाता है अपने अध्यापिका, नायिका। और दया गाता है चिड़िया या चुनरिया। कुटिल का कुटिल, जटिल, ये आ गया। देखो कुटिल, जटिल और रोमल में इल पर एक सेकेंड। फिर यहाँ पर बात करते हैं अपन महत्वपूर्ण बिंदु की। पहले ये देखेंगे करण प्रत्यय तत्सम उठ प्रत्यय है। करण प्रत्यय से पूर्व ई हो तो उस शब्द में करण जोड़ते हैं। समय ई का दीर्घ ई हो जाता है, यानी बड़ा ई लग जाता है। शुद्धि का शुद्धिकरण, वर्धि का वर्धीकरण। मानकीकरण, प्रमाणीकरण, प्रत्यक्षीकरण, मानवीकरण, आधुनिकीकरण। शिक्षित, व्यवस्थित, लिखित, पल्वित, अनादित, हर्षित। फिर आगे देखो गद्य पद्य में ये प्रत्यय होता है, विस्म में नू प्रत्यय होता है। आंचल, वितल, तालातल, अमल, विमल में लय प्रत्यय नहीं है। कुलीन, नवीन, प्राचीन, समचीन में इन प्रत्यय है। कुटिल, जटिल, रोमिल में इल प्रत्यय है। रचित, फलित, इत में रचित फलित में इत प्रत्यय है। जहरीला, पथरीला, पनीला, हटीला में इला प्रत्यय है। और रामायण नारायण में अयन प्रत्यय है। लठेत, टिकेत, डकेत में एत प्रत्यय है। गणना पद में आस्पद प्रत्यय है। सरलीकृत, वर्गीकृत, हास्यविकृत, समीकृत में कर्त प्रत्यय है। रसोईया में यह प्रत्यय है। फिर पालनहार, पनिहार, लकड़हार में हार या हारा प्रत्यय है। अब देखो कुछ है उर्दू के प्रत्यय। उर्दू के प्रत्यय जैसे घर है, जैसे जादूगर, बाजीगर, कारीगर बनेगा। इंदा से परिंदा, बसिंदा, शर्मिंदा। कार से काश्तकार, पेशकार, सलाहकार। दान से इत्रदान, कलमदान, खानदान। नाक से खतरनाक, खौफनाक, दर्दनाक। और ईत से इंसानियत। अब दोस्तों अपना अगला टॉपिक है पर्यायवाची शब्द, जहाँ से भी हर एक एग्जाम के अंदर एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। देखो पर्यायवाची शब्द, अंधकार का होता है पर्यायवाची एक सेकेंड यार, ये चार्ज नहीं लग रहा, क्यों? अंधकार, अंधकार का है तम, तिमिर, अंधेरा, ध्वांत, तमसरी, तमस, अंधियारा। अतिथि का है पाहुना, अभ्या, अरे हटा इसको, चार्ज नहीं हो रहा, सॉरी दोस्तों एक मिनट, आगे देखो। अतिथि का है पहुना, अभ्यागत, मेहमान या आगुंतक। अग्नि का है यार, एक सेकेंड दोस्तों, एक सेकेंड, ठीक है।
अब ठीक है। अग्नि का है अनिल पावक, वहनी, कृसाणु, वेस्नार, हुतसैन, हुतबुर्ग, जवाला, ये सभी है दोस्तों। मैं तीन तीन बताऊंगा आपको, आगे फिर आप देखना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि इससे तो टाइम खूब लगेगा। अनाज का है अन्न, धान्य, सासे। अर्जुन का है पार्थ, सवसाची, गंडिध्वारी। अमृत का है पीयूष, सुधा, अमीय। कामदेव का है मदन, मकरध्वज, गंधर्व। अनार का दाड़िम, सुकोधन, शुक्रप्रिय। असुर का दानव, राक्षस और निशाचर। अशुभ का घोड़ा, तुरंगी, तुर्गवंज। अभिजात का कुलीन, संग्रात, योग्य। आँख का नेत्र, नयन, चक्षु। आकाश का नभ, अंबर, व्योम, अभ्र। आत्मा का चैतन्य, ब्रह्म, क्षेत्रज्ञ। आनंद का प्रसन्नता, अहलवाद, उल्लास। आभूषण का अलंकार, भूषण, गहना। आंसू का अश्रु, नयन नीर। आयुष्मान का है चिरायु, चिरंजीवी, दीर्घायु, शतायु। इच्छा का अभिलाषा, आकांक्षा, कामना। इन द्विंद का देवराज, सुरपति, मघवा, दिवेश। ये सब ये चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। इंद्राणी का सची, इंद्रा, पुलोमजा। इंद्रधनुष का सुरधनु, सुरचाप, इंद्रचाप, सप्तवर्ण। ईर्ष्या का आता है जलन, डाह, देवेश। ईश्वर का जगदीश, प्रभु, भगवान, जगन्नाथ, परमात्मा, परमेश्वर, ब्रह्मा, ये बहुत कुछ है। इष्ट का आता है वांछनीय, इच्छित, अभिप्रेरित। उपवन का बाग, बगीचा, उद्यान। उसर का अनुवर, उपनवजाऊ। ऊंट का किरमलक, उष्ट, लंबुग, श्रेष्ठ, महागिर्व। उत्सव का समारोह, पर्व, जश्न। कमल का सरोज, जलज, पंकज, इंद्रचर, मलिन, ये सभी। कनक का कंचन, सोना, श्रवण, हिरण। कपड़ा का वस्त्र, धीर, चसन, अंबर। कल्पवृक्ष का सुरतरु, परिजात, देवर्ष, कल्पतरु। कबूतर का कपोत, प्रावत, रक्तलोचन। आग का आम्र, रसाल, सहाकार, अमृतफल। दुख आता है अपने, वेदना, पीड़ा, खेद, कष्ट, संकट, कलेश। दुर्गा आता है चंडी, चामुंडा, कामाक्षी, संभावनी, कलिका। देह का आता है शरीर, कायिक, तपु, घाट, काया। दीन का गरीब, द्विपन, हीन, निर्धन, बेचारा। दरवे का धन, संपत्ति, वित्त, संपदा, दौलत। दूध का पेय, शेर, नीर, दूध, गोरस। फिर इधर आता है प्रिय। प्रिय का आता है प्यारा, प्रति, पति, स्वामी, प्रणोस। पर्वती का गिरिजा, गौरी, शैलसुता, अपर्णा। पुत्र का सुत, तन्य, आत्मज, नंदन, पुत्र, बेटा। ये पुत्री का सुता, तन्या, आत्मजा, नंदिनी, तुहिता, लड़की, ये सभी। प्रकाश, आलोक, उजाला, आभा, प्रभा, ज्योति। पवन का अनिल, वायु, वात, मारुत, समीर, समीरण। इसी प्रकार से इधर है धरती। पृथ्वी, धरा, वसुंधरा, मेदनी, इला। धूल, रज, रेणु, धूलि, मिट्टी। नदी, सरिता, वाहिनी, नटिनी, त्रिस्तरणी। नरक का यमपुर, यमलोक, सेरव, दुर्गति। नाव का तरणो, तरी, नीरा, नौका, जलायन। निशा का रात, रात्रि, रजनी, निशी, विवाणी। इधर पवन है, पवन का अमिल, वायु, वात, मारुत, वागिर। पंडित का विद्वान, मनीषी, बुद्धि, कविद्री, ये सारे। पूजा गाता है अपने, उपासना, अर्चना, आराधना, भक्ति। पराजित, परास्त, विजित, हारा हुआ और पराभूत। पता, दल, प्रण, पले, किसले। फूल, पुष्प, पहुपी, कुसुम, सुभन, परसूल। बंदर का मरकट, हरि। संग का मृग, कपि, ये। बिजली का विद्वत, विद्युत, चपला, तंडित, दागिनी। बादल का मेघ, प्योधर, जलज, नरित, प्योना, घनी आदि। बाकी इनका स्क्रीनशॉट ले लो आप ताकि आप आराम से पढ़ सको। ये सभी आप स्क्रीनशॉट ले लो इनका। अब अपनी विलोम शब्द है, तो दोस्तों विलोम शब्द में के अंदर भी मैं क्या बताऊंगा आपको, ये तो सिर्फ पढ़ने वाली बात थी, ये तो आपको हर जगह मिल जाएंगे। आप भी चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट लगा लो, ये लो इनका स्क्रीनशॉट दे लो। वाक्यांश के लिए एक शब्द, इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं तो क्या ही बताऊंगा इनके अंदर, ये लो। ये शब्द शुद्धि वाले आ गए, वाक्य शुद्धि भी आप, ये इनके अंदर बताने वाली कोई चीज़ नहीं है। हाँ ये है, काल है।
अब अगला टॉपिक है अपना काल। क्रिया के उस रूपांतरण को जिसके क्रिया के व्यापार का सम तथा उसकी पूर्ण अथवा अवस्था का बोध होता है उसे काल कहते हैं। समय के प्रति मानसिक बोध काल कहलाता है। काल मुख्यतः 3 प्रकार का होता है: भूतकाल काल, वर्तमान काल और भविष्य काल। आगे देखो, भूतकाल क्रिया के व्यापार के समाप्ति बतलाने वाले रूप को भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के 6 उपभेद है। सामान्य भूतकाल, जब भी क्रिया के व्यापार की समाप्ति सामान्य रूप से बीते हुए समय में होती है, किंतु इससे वह पता नहीं चलता कि क्रिया समाप्त हुई, थोड़ी देर हुई या अधिक, वहाँ सामान्य भूतकाल होता है। जैसे उदाहरण देखो, शिवलाल ने गाना गाया, हमने एक शेर देखा, सुमन घर गई, रोहित ने पुस्तक पढ़ी। अब दूसरा है आसन भूतकाल। सामान्य भूत के क्रिया रूप के साथ है के योग के आसन भूत का रूप बन जाता है। जैसे उदाहरण, शिवलाल ने गाना गाया है, सुमन घर गई है, रोहित ने पुस्तक पढ़ी है। अब आता है पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह प्रकट होता है कि क्रिया व्यापार बहुत समय पहले समाप्त हो गया था। यह सामान्य भूत क्रिया के साथ था, थी, थे लगने से काल पूर्ण भूतकाल बन जाता है। जैसे कि उदाहरण आपके सामने आ चुका है, देवीलाल बाड़मेर गया था, निशा ने गाना गाया था। मैं तो कब का अपना काम कर चुका था और मैं आवश्यक कार्य में जोधपुर गया था। अब आता है कि अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि उसका व्यापार भूतकाल में अपूर्ण रहा अर्थात निरंतर चल रहा था, उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता है, वह अपूर्ण भूतकाल है। क्रिया इसमें क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, था, ती थे, ते थे आदि आते हैं। जैसे कि उदाहरण दिखाऊं, रवि उपन्यास पढ़ता था, बालक सो रहा था, ज्योति गाना गाया था। जैसे एक ऐसे भी हो सकता है कि लोकेश पहले दौड़ लगाता था। ठीक है। फिर आता है संदिग्ध भूतकाल। क्रिया के जिस भूतकालीन रूप से उसके कार्य व्यापार होने के विषयों में संदेह प्रकट हो उसे संदिग्ध भूत कहते हैं। सामान्य भूत की क्रिया प्लस होगा, होगी, हो गए संदिग्ध भूत है। जैसे कि प्रिंस घर होगा, तुमने गाना गाया होगा, वह चला होगा, मंजू खाना बना रही होगी, अंकित गया होगा। फिर आता है हेतु हेतुमद भूतकाल। भूतकालीन क्रिया का वह रूप जिसके भूतकाल में होने वाली क्रिया को होना किसी दूसरी क्रिया के होने पर अवलंबित हो, वहाँ हेतु भूतकाल होता है। इस क्रिया में 2 क्रियाओं का होना आवश्यक है तथा क्रिया के साथ ता ती ते लगता है। उदाहरण के लिए, रविंद्र पढ़ता तो उत्तीर्ण होता, वर्षा होती तो फसल होती, तुम आते तो मेरा काम बन जाता बाबा। फिर दूसरा प्रकार है वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप में वर्तमान समय में क्रिया का होना पाया जाए उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के भी 5 भेद माने जाते हैं। सामान्य वर्तमान काल, जब क्रिया के व्यापार के सामान्य रूप से समय में होना प्रकट हो, वहाँ सामान्य वर्तमान काल होता है। इसमें क्रिया के साथ ता है, ती है, ते है आदि आते हैं। उदाहरण, रवि पुस्तक पढ़ता है, रूपाली गाना गाती है। फिर दूसरा आता है अपूर्ण वर्तमान या तत्कालीन वर्तमान। जब क्रिया के व्यापार के अपूर्ण होने, क्रिया चलने रहने का बोध होता है, वहाँ अपूर्ण वर्तमान काल होता है। इसमें क्रिया के साथ रहना, रही है, रहे आदि आते हैं। उदाहरण, मनीष खेल रहा है, रेलगाड़ी तेज चली जा रही है, पूजा गीत गा रही है। फिर आता है संदिग्ध वर्तमान। जब क्रिया के वर्तमान काल में होने पर संदेह हो। संदिग्ध वर्तमान काल, जबकि वर्तमान काल में होने पर संदेह हो, वहाँ संदिग्ध वर्तमान काल होता है। इसमें क्रिया के साथ ता थी ते के साथ होगा, होगी, होंगे या विप्रयोग। उदाहरण, वहाँ अपने मित्र के लिए पत्र लिखता होगा, तीर्थयात्री गंगा में स्नान करते होंगे। फिर आगे है संभव वर्तमान काल। जिस क्रिया में वर्तमान काल के अपूर्ण क्रिया की संभावनाएं भी आशंका व्यक्त की, वहाँ संभाव्य वर्तमान काल होता है। उदाहरण, शायद आज पिताजी आते हो, मुझे डर है कि कोई हमारी बात सुनता न हो। अज्ञात वर्तमान काल, क्रिया के व्यापार के वर्तमान समय में ही चलाने की आज्ञा का बोध कराने वाला रूप अज्ञात वर्तमान काल है। उदाहरण, मनीष तो खेल, आप भी पढ़िए। भविष्यता काल, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि कार्य के आने वाले समय में संपन्न योग, उसे भविष्य काल कह जाते हैं। भविष्य काल के 3 प्रकार है: सामान्य, संभावित, हेतुहित भवत भूतकाल। अब आते हैं अपना आगे मुहावरे।